सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं एलएड बीएनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आई हूँ गाइज, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए एंड नोट बनाइए गाइज, क्योंकि जितना शॉर्ट तरीके से नोट बनाएंगे गाइज ये आपके लिए हेल्प होगा। और ये नोट बनाना इसलिए नहीं कि नोट बनाइएगा तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, नोट बनाइएगा तो ये हेल्प तो मिलेगी, बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जब आप इस की रिवीजन करेंगे ना गाइस, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो गाइस किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जितना ज्यादा आपकी चीजें क्लियर आउट रहेगी, ये आपको एग्जाम में उतना ही ज्यादा हेल्प करता है, ये आपको सिलेक्शन लेने में उतना ही ज्यादा मदद करता है। और चीजें क्लियर आउट तभी रहेगी जब आप चीजों को रिवीजन करेंगे। तो गाइस आप खुद से नोट बनाइए, शॉर्ट तरीके से नोट बनाइए, जो चीज आपको पता है उसकी नोट मत बनाइए, बट जो चीज नहीं पता है उसको नोट जरूर करिए एंड उसका रिविजन जरूर करिएगा, इस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए इस आरआरबी एनटीपीसी 2024 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर सेट को एक नए जोश और जुनून के साथ स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा आरआरबी एनटीपीसी का जो सेट है वो हमारा सेट 36 है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए इस एनटीपीसी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहेगा कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ये आपको बताना है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय जो है वो कौन थे। तो आपके ऑप्शन ए अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी हरगोविंद खुराना, ये ऑप्शन डी चंद्रशेखर वेंकटरमन। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है ये नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। ये पहले भारतीय ही नहीं, एशिया में की भी बात करें तो सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को ही मिला था। तो गाइज अब बात करते हैं सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड। तो गाइज अगर हम बात करें कि नोबेल पुरस्कार की जो गाइज शुरुआत कब हुई थी, ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए तो याद रखिएगा गाइस कि नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी। तो याद रखिएगा 1901 में जो है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है ये कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है 1901 में जो है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद आपको नोबेल पुरस्कार से क्या याद रखना है गाइस, तो नोबेल पुरस्कार जो है गाइस ये आपको याद रखना है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नोबेल पुरस्कार जो है ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नोबेल पुरस्कार जो है ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। नोबेल पुरस्कार जो है ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गाइस हम पहले जो है ये आपको ध्यान रखना है कि ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। पहले ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता था, 5 क्षेत्रों में। तो अगर हम बात करें गाइस कि ये आपको ध्यान रखना है कि 1969 से पहले जो गाइस ये आपको ध्यान रखना है, 1969 से पहले जो गाइस ये आपको ध्यान रखना है, 1969 से पहले कितने क्षेत्रों में दिया जाता था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1969 से पहले जो है नोबेल पुरस्कार जो है ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। 1969 से पहले कितने क्षेत्रों में दिया जाता था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। ये पॉइंट आपको याद रखना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको क्या याद रखना है कि 1969 के बाद जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है 1969 से जो है ये किसे जोड़ा गया गाइस, तो ये आप ये भी पॉइंट आपको नोट कर लेना है। 1969 से गाइस ये आपको ध्यान रखना है 1969 से आर्थिक विज्ञान को जो है जोड़ा गया, ये आपको ध्यान रखना है। 1969 से किसे जोड़ा गया, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1969 से जो है आर्थिक विज्ञान को जोड़ा गया। और जब आर्थिक विज्ञान को जोड़ा गया तो ये कितने क्षेत्र हो गए गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आर्थिक विज्ञान को जोड़ने से ये टोटल 6 क्षेत्र हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आर्थिक विज्ञान को जोड़ा गया, ये आपको ध्यान रखना है। 1969 से आर्थिक विज्ञान को वो जो है गाइस याद रखिएगा आर्थिक विज्ञान में भी जो है ये पुरस्कार दिया जाने लगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। आर्थिक विज्ञान में भी दिया जाने लगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्थिक विज्ञान में भी दिया जाने लगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये जो है 6 क्षेत्र कौन कौन से है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है 6 क्षेत्र आपको कौन कौन सा है जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो है ये आपको ध्यान रखना है 6 क्षेत्र की बात करें कि कौन से 6 क्षेत्रों में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 6 क्षेत्रों की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है इसमें कौन कौन सा क्षेत्र है, तो ये आपको याद रखना है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, ये आपको ध्यान रखना है। साहित्य के बाद आपको कौन सा क्षेत्र याद रखना है, साहित्य के बाद आपको याद रखना है दूसरा दूसरा कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और शांति के क्षेत्र में गाइस याद रखिएगा मदर टेरेसा को मिला हुआ है।
उसके बाद गाइस आपको तीसरा रखना है। तीसरा जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा आपको याद रखना है भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं गाइस चौथा। चौथा जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। चौथा जो है ये रसायन में दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चौथा जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। चौथा जो है ये रसायन में दिया जाता है। पांचवा की बात करें, पांचवा जो है ये किस में दिया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पांचवा जो है ये चिकित्सा में दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। पांचवा जो है ये किस में दिया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पांचवा जो है चिकित्सा में दिया जाता है। और छठा जो है ये आपका कौन सा हो गया, छठा जो हो गया गाइस ये आपको ध्यान रखना है आर्थिक विज्ञान में, ठीक है। चौथा छठा जो हो गया ये आपका किसमें हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। छठा जो हो गया ये आपका आर्थिक विज्ञान में। तो ये 6 क्षेत्रों में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। तो गाइस सबसे पहले अगर हम बात करें कि रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है पुरस्कार दिया गया, साहित्य के क्षेत्र में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है पुरस्कार मिला था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। नोबेल पुरस्कार जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में मिला था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है साहित्य के क्षेत्र में मिला था। उसके बाद बात करते हैं गाइस कि इन्हें जो पुरस्कार मिला था वो किसके लिए मिला था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो पुरस्कार मिला था वो गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार ये आपको मिला था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो पुरस्कार मिला था वो किसके लिए मिला था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन्हें जो पुरस्कार मिला था वो गीतांजलि के लिए मिला था नोबेल पुरस्कार, ये आपको ध्यान रखना। और कब मिला था, तो 1913 में मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो पुरस्कार मिला था कब मिला था, 1913 में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस चंद्रशेखर वेंकटरमन को गाइस, ये आपको याद रखना है। इन्हें जो पुरस्कार मिला था ये किस क्षेत्र में मिला था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो पुरस्कार मिला था ये भौतिकी के क्षेत्र में मिला था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें किस क्षेत्र में मिला था, भौतिकी के क्षेत्र में मिला था गाइस। अगर बात करें इन्हें जो पुरस्कार मिला था ये कब मिला था, तो 1930 में मिला था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गाइस आपको नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड इतना पॉइंट आपको याद रखना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप याद रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता था, पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। और इसके जो है 6 क्षेत्र आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है कि पूर्वोत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है ये कहाँ स्थित है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन क्या पढ़िएगा, यहाँ पे बोल रहा है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, या ऑप्शन डी गोरखपुर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। याद रखिएगा पूर्वोत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। गोरखपुर जो है ये पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गाइस अगर हम बात करते हैं दिल्ली, दिल्ली में जो है ये दिल्ली जो है ये कहाँ का मुख्यालय है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है गाइस ये आपको ध्यान रखना है कहाँ है, तो उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है गाइस ये आपको ध्यान रखना है ये कहाँ है, तो दिल्ली है उत्तर रेलवे का मुख्यालय। मुंबई जो है ये कहाँ का मुख्यालय है, इससे आपको ध्यान रखना है। मुंबई जो है ये आपके मध्य मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है ये कहाँ है, इससे आपको ध्यान रखना है। मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ये कहाँ है, तो मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है ये आपको ध्यान रखना है मुंबई है। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इससे आपको ध्यान रखना है। मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है ये आपके जो है आपके मुंबई। उसके बाद बात करते हैं गाइस पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है ये कोलकाता है, ये आपको ध्यान रखना है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है ये कोलकाता है। उसके बाद बात करते हैं गाइस पूर्वोत्तर रेलवे में जो है ये कितने मंडल है गाइस, तो अगर यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पूर्वोत्तर रेलवे में अगर मंडल पूछता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पूर्वोत्तर रेलवे में जो है ये कितने मंडल है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पूर्वोत्तर रेलवे में जो है ये 3 मंडल है, ये आपको ध्यान रखना है। कितने मंडल है, ये 3 मंडल है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि पूर्वोत्तर रेलवे में कौन कौन सा 3 मंडल है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है जो है इसका 3 मंडल कहाँ कहाँ है, तो ये आपको याद रखना है गाइस। आपको पहले याद रखना है लखनऊ, उसका लखनऊ के बाद गाइस आपको क्या याद रखना है, लखनऊ हो गया। उसका दूसरा जो है आपका क्या हो गया, लखनऊ हो गया। दूसरा जो है ये आपका क्या हो गया गाइस, तो दूसरा जो हो गया ये आपका इज्जत नगर हो गया। दूसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, तो दूसरा आपको याद रखना है इज्जत नगर हो गया। और तीसरा जो है ये कौन सा हो गया गाइस, तो तीसरा जो है आपको याद रखना है वाराणसी, ठीक है। तो ये 3 मंडल जो है आपको याद रखना है, लखनऊ, इज्जत नगर, और तीसरा जो है आपको कौन सा याद रखना है गाइस, तीसरा जो है आपको याद रखना है वाराणसी, ये आपको ध्यान रखना है। इतना पॉइंट ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस मध्य रेलवे में जो है ये कितने मंडल है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मध्य रेलवे में जो मंडल है वो आपको याद रखना है 5 है, ठीक है। यहाँ जो है ये कितने मंडल है गाइस, तो ये आपको याद रखना है मध्य रेलवे में 5 मंडल है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पूर्व रेलवे में जो है ये कितने मंडल है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना
रखना है पूर्व रेलवे में जो है 4 मंडल है, ये आपको ध्यान रखना है। पूर्व रेलवे में कितना मंडल है? 4 मंडल है। उसका उत्तर रेलवे की अगर बात करें तो इसमें भी जो है ये कितने मंडल है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर रेलवे में भी जो है ये 5 मंडल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उत्तर रेलवे में आपका कितने मंडल है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर रेलवे में आपका 5 मंडल है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कितना मंडल है, तो ये आपको ध्यान रखना है 5 मंडल है। और अगर हम 5 मंडल की बात करें उत्तर रेलवे में गाइस, तो ये आपका 5 मंडल कौन कौन सा है इसका भी नाम नोट कर लीजिएगा गाइस। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसमें जो है कौन कौन सा 5 मंडल हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला आपको याद रखना है उत्तर रेलवे की बात करिए गाइस, तो ये आपका हो गया गाइस दिल्ली, ठीक है। पहला जो है आपको याद रखना है कौन सा हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पहला हो गया आपका दिल्ली। दूसरा जो है आपका कौन सा हो गया गाइस, दूसरा आपको याद रखना है गाइस, दूसरा जो हो गया ये आपका हो गया अम्बाला। दूसरा जो है आपको कौन सा हो गया गाइस, तो ये आपको याद रखना है दूसरा जो हो गया गाइस, ये आपको याद रखना है अम्बाला हो गया। उसके बाद अगर बात करें तीसरा, तीसरा जो है आपका कौन सा हो गया गाइस, अम्बाला के बाद आपको याद रखना है फिरोजपुर, ठीक है। अम्बाला के बाद आपको क्या याद रखना है गाइस, तीसरा जो हो गया फिरोजपुर हो गया। और उसके बाद गाइस फिरोजपुर के बाद जो है चौथा आपको याद रखना है, चौथा जो है आपको कौन सा हो गया गाइस, तो चौथा जो है आपको याद रखना कौन सा हो गया, चौथा जो हो गया ये आपका हो गया आपका लखनऊ, ठीक है। चौथा जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है चौथा जो है ये आपका हो गया लखनऊ। और जो पांचवा जो है आपका कौन सा हो गया गाइस, पांचवा जो है आपको याद रखना है, पांचवा आपका कौन सा हो गया, मुरादाबाद, ठीक है। पांचवा जो है आपको कौन सा हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पांचवा जो हो गया ये आपका मुरादाबाद हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थल निम्न में से कौन सा है। आपको बताना है कि अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थल कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, ऑप्शन बी कर्णप्रयाग, ऑप्शन सी नंदप्रयाग या ऑप्शन डी देवप्रयाग। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। याद रखिएगा अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम जो है ये क्या है गाइस, आपको याद रखना है अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम जो है रुद्रप्रयाग है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग जो है ये किसका संगम है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कर्णप्रयाग जो है ये किसका संगम है, तो ये अलकनंदा और किसका संगम है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कर्णप्रयाग जो है ये अलकनंदा और किसका संगम है, ये बताइएगा। इससे आपको याद रखना है कर्णप्रयाग जो है ये अलकनंदा और किसका संगम है गाइस, तो याद रखिएगा पिंडार नदी का जो है संगम क्या है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है अलकनंदा और पिंडार नदी का जो संगम है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है पिंडार नदी का जो संगम है ये क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम जो है ये क्या कहलाता है, कहाँ है गाइस, तो आपको याद रखना है कर्ण प्रयाग है। उसके बाद गाइस अगर बात करते हैं नंद प्रयाग की, नंद प्रयाग में आपको क्या याद रखना है अलकनंदा और गाइस नंदाकिनी, ठीक है। अलकनंदा और नंदाकिनी का जो संगम है कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम स्थल है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कहाँ है, तो ये है आपका नंद प्रयाग में, ये आपको ध्यान रखना है अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम जो है ये कहाँ है, तो ये आपको याद रखना है अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम जो है ये नंद प्रयाग में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देव प्रयाग की बात करेंगे, देव प्रयाग से आपको क्या याद रखना है अलकनंदा और भगीरथी का संगम जो है ये कहाँ है, तो ये आपको ध्यान रखना है अलकनंदा और भगीरथी की संगम जो है ये कहाँ है, तो ये है देव प्रयाग, ये आपको ध्यान रखना है अलकनंदा प्लस भगीरथी, ठीक है। अलकनंदा और भगीरथी का संगम जो है ये कहाँ है, तो ये आपको ध्यान रखना है अलकनंदा और भगीरथी की संगम जो है ये देवप्रयाग है। अगर बात करते हैं गाइस अलकनंदा की सहायक नदी कौन कौन सी हो गई, तो पिंडार नदी, नंदाकिनी, भगीरथी, मंदाकिनी, ये सब जो किसकी सहायक नदी हो गई, ये जो है अलकनंदा की सहायक नदी हो गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें गाइस ये आपका जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको याद रखना है ये सभी जो है ये आपका कहाँ है, तो याद रखिएगा ये जो है आपका उत्तराखंड में है, ये आपको ध्यान रखना है ये सभी जो है कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप ये लिख लीजिएगा कि यहाँ पे जो है ये जितनी भी अलकनंदा की सहायक नदी है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है ये सभी कहाँ है, तो याद रखिएगा ये सभी जो है आपको नोट कर लेना ये सभी कहाँ है, तो ये सभी उत्तराखंड में ये आपको ध्यान रखना है। ये सभी कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये सभी जो है ये आपके उत्तराखंड में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सभी कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा ये सभी आपके उत्तराखंड में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गाइस, यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रही हूँ जो कि आपको नोट कर लेना है गाइस। तो पहला आपको क्या याद रखना है कि जो है देव प्रयाग तक अलकनंदा की लंबाई कितनी है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हम बात करेंगे गाइस देव प्रयाग, ठीक है। देव प्रयाग तक जो है अलकनंदा की लंबाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है देव प्रयाग तक अलकनंदा की जो लंबाई है वो कितनी है, तो 195 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। देव प्रयाग तक अलकनंदा की लंबाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है देव प्रयाग तक अलकनंदा की लंबाई जो है ये कितनी है गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद
रखिएगा। तो देवप्रयाग तक अलकनंदा की लंबाई जो है ये कितनी है गाइस, तो याद रखिएगा 195 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देवप्रयाग तक अलकनंदा की लंबाई जो है ये कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। देवप्रयाग तक अलकनंदा की जो लंबाई है वो 195 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद गाइस आपको क्या याद, रुद्रप्रयाग तक मंदाकिनी की लंबाई कितनी है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रुद्रप्रयाग तक मंदाकिनी की लंबाई कितनी है गाइस, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा रुद्रप्रयाग तक जो है ये आपको याद रखना है। रुद्रप्रयाग तक मंदाकिनी की लंबाई जो है ये कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। रुद्रप्रयाग तक मंदाकिनी की जो लंबाई है गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो रुद्रप्रयाग तक मंदाकिनी की जो है लंबाई कितनी है गाइस, तो आपको याद रखना है। रुद्रप्रयाग तक मंदाकिनी की कुल लंबाई लिख लीजिएगा। ठीक है, कुल लंबाई जो है ये कितनी है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है 72 किलोमीटर। ठीक है, तो याद रखिएगा रुद्रप्रयाग तक मंदाकिनी की कुल लंबाई कितनी है गाइस, तो ये आपको याद रखना है 72 किलोमीटर तक, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कितना किलोमीटर तक गाइस, तो ये आपको याद रखना है 72 किलोमीटर तक। तो यहाँ से आपको इतना पॉइंट नोट कर लेना जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बनिहाल दर्रा इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है कि बनिहाल दर्रा जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिक्किम में, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में, या ऑप्शन डी उत्तराखंड में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बनिहाल दर्रा जो है ये किस राज्य में स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। बनिहाल दर्रा से आपको सबसे पहले क्या याद रखना है कि ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किस श्रेणी में आता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बनिहाल दर्रा जो है ये जो है जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर में जो है ये किस श्रेणी में आता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणी में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किस श्रेणी में आता है, तो जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणी में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद गाइस आपको क्या याद रखना है, पीर पंजाल श्रेणी में आता है। उसके बाद गाइस आपको क्या याद रखना है, उसके बाद आपको याद रखना है गाइस कि इसमें जो है जवाहर सुरंग जो है ये किसमें है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जवाहर सुरंग जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जवाहर सुरंग जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ है, तो जवाहर सुरंग जो है इसी दर्रे में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है गाइस कि जवाहर सुरंग जो है ये किस दर्रे में है गाइस, तो आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है कि जवाहर सुरंग जो है इसी दर्रे में बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। जवाहर सुरंग जो है इसी दर्रे में बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जवाहर सुरंग जो है इसी दर्रे में है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, इसी दर्रे में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जवाहर सुरंग जो है इसी दर्रे में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद गाइस आपको क्या याद रखना है, उसके बाद आपको याद रखना है गाइस कि इसकी जो है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी होती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बनिहाल दर्रा की जगह गाइस याद रखिएगा समुद्र तल से जो है इसकी ऊंचाई कितनी होती है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है बनिहाल दर्रा की समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कितनी होती है। तो समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई होती है 2832 मीटर गाइस, समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है इसकी कितनी होती है बनिहाल दर्रा की गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बनिहाल दर्रा की ऊंचाई जो होती है 2000 जो है 832 मीटर जो है गाइस, ध्यान रखिएगा इसकी ऊंचाई होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतना पॉइंट याद रखना है बनिहाल दर्रा से, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट गाइस यहाँ पे आपको याद रखना है, जो कि क्या है, तो बनिहाल दर्रा जो है ये किसको जोड़ती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखिएगा, बनिहाल दर्रा जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है जम्मू को और श्रीनगर को जोड़ता है। ये किसको जोड़ता है गाइस, तो याद रखिएगा ये बनिहाल दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जम्मू और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है, तो जम्मू और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। बनिहाल दर्रा जो है ये जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सा दर्रा जो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है, तो याद रखिएगा ये जो है बनिहाल दर्रा, जो कि बहुत बार पूछा गया और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सतपुरा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है कि सतपुरा बाघ अभयारण्य जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, या ऑप्शन डी कर्नाटक में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सतपुरा बाघ अभयारण्य जो है ये किस राज्य में स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में। अगर हम बात करें कि सतपुरा बाघ अभयारण्य की जो है स्थापना कब हुई थी गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो सतपुरा बाघ अभयारण्य की जो स्थापना हुई थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है 1981 में जो है इसे स्थापित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसे कब स्थापित किया गया था गाइस, तो याद रखिएगा 1981 में जो है इसे स्थापित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
उसके बाद हम बात करते हैं इसे 1981 में स्थापित किया गया था। उसके बाद बात करते हैं सतपुड़ा बाघ अभयारण्य में जो है गाइस याद रखिएगा 300 से भी अधिक प्रजातियां, ये आपको ध्यान रखना है। सतपुड़ा बाघ अभयारण्य में जो है 300 से भी गाइस याद रखिएगा 300 से भी अधिक प्रजातियां हैं सतपुड़ा बाघ अभयारण्य में, ये आपको ध्यान रखना है। कितने से अधिक प्रजातियां गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 300 से अधिक प्रजातियां हैं सतपुड़ा बाघ अभयारण्य में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है इतना पॉइंट जो है सतपुड़ा बाघ अभयारण्य से याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन सा जो है बाघ अभयारण्य है, सबसे इम्पोर्टेंट गाइस याद रखिएगा जो है आपका मध्य प्रदेश में आपका कौन-कौन सा बाघ अभयारण्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में जो है आपका कौन-कौन सा बाघ अभयारण्य है, तो कान्हा बाघ अभयारण्य जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कान्हा बाघ अभयारण्य जो है ये आपको ध्यान रखना है ये कहाँ है, तो कान्हा बाघ अभयारण्य जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, कान्हा बाघ अभयारण्य जो है ये कहाँ है, जो कि बहुत बार पूछा भी जाता है गाइस, तो याद रखिएगा कान्हा बाघ अभयारण्य जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कान्हा बाघ अभयारण्य जो है ये आपका मध्य प्रदेश में। उसके बाद अगर बात करें और कौन सा है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे मध्य प्रदेश का लिखा देती हूँ गाइस, याद रखिएगा। तो सबसे पहले आपका हो गया जो कि आपका कौन सा हो गया गाइस, तो ये आपको याद रखना है कान्हा बाघ अभयारण्य हो गया। दूसरा आपको कौन सा याद रखना है, दूसरा जो है आपको याद रखना है गाइस आपका कौन सा हो गया, पेंच पेंच बाघ अभयारण्य जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पेंच बाघ अभयारण्य जो है ये कहाँ है, तो गाइस याद रखिएगा पेंच बाघ अभयारण्य जो है ये कहाँ है, तो याद रखिएगा पेंच बाघ अभयारण्य जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है। उसके बाद आपको याद रखना है पेंच बाघ के अभयारण्य के बाद पन्ना, पन्ना बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जितना भी लिखा रहे याद रखिएगा। कान्हा बाघ अभयारण्य हो गया, उसके बाद पेंच बाघ अभयारण्य हो गया, उसके बाद पन्ना बाघ अभयारण्य हो गया। ये सब आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सभी आपका मध्य प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है, तो आपको बताना है कि एमिनो एसिड की आवश्यकता जो है ये किसके संश्लेषण के लिए होती है। तो आपके ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट के लिए, ऑप्शन बी प्रोटीन के लिए, ऑप्शन सी लिपिड के लिए, या ऑप्शन डी एल्केलाइड के लिए। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एमिनो एसिड की जो आवश्यकता होती है ये किसके संश्लेषण के लिए होती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए होती है, ये आपको ध्यान रखना है। एमिनो एसिड जो है ये क्या करता है, एमिनो एसिड जो है आपको याद रखना है। अगर हम एमिनो एसिड की बात करेंगे तो ये क्या करता है, तो एमिनो एसिड जो है ये राइबोसोम के साथ जुड़कर जो है ये प्रोटीन का निर्माण करता है, ये आपको ध्यान रखना है। एमिनो एसिड जो है ये किसके साथ जुड़कर गए, ये आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है कि एमिनो एसिड जो है guys, ये आपको याद रखना है राइबोसोम द्वारा जुड़कर जो है ये प्रोटीन का निर्माण करता है। एमिनो एसिड जो है ये किसके साथ जुड़ जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। एमिनो एसिड जो है ये राइबोसोम के द्वारा जो है ये जुड़कर किसका निर्माण करता है, राइबोसोम के द्वारा जो है जुड़कर गाइस याद रखिएगा राइबोसोम के द्वारा जो है जुड़कर किसका निर्माण करता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है प्रोटीन का निर्माण करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन ही लिखा गया, याद रखिएगा किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि कंथूरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि कंथूरी उत्सव जो है ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेघालय में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, या ऑप्शन डी केरल में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कंथोरी उत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कंथोरी उत्सव जो है आपको याद रखना है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। और याद रखिएगा ये किस तमिलनाडु के किस नगर में मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ये भी आपको याद रखना है कि ये आपके नागौर नगर में जो है स्थित जो दरगाह है नागौर दरगाह में मनाया जाता है। ठीक है, तो कंथोरी उत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु के नागौर दरगाह में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो है तमिलनाडु के कहाँ मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो उत्सव मनाया जाता है ये कंथोरी उत्सव जो है नागौर दरगाह में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कहाँ मनाया जाता है, नागौर दरगाह में जो है गाइस याद रखिएगा नागौर दरगाह में जो है मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें गाइस कि तमिलनाडु का जो है और कौन कौन सा फेस्टिवल है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तमिलनाडु के फेस्टिवल के बारे
में कि और कौन-कौन सा फेस्टिवल है गाइस। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु का जो है आपको याद रखना है जो पोंगल, पोंगल जो है ये किस राज्य का फेस्टिवल है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पोंगल जो है गाइस याद रखिएगा ये आपके तमिलनाडु का है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस आपका जो है दीपावली, दीपावली भी जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दीपावली जो है ये आपके तमिलनाडु का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दीपावली के बाद आपको कौन सा फेस्टिवल याद रखना है गाइस, उसके बाद आपको याद रखना है थाई पूसम। थाई पूसम जो है ये किस राज्य का फेस्टिवल है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थाई पूसम जो है गाइस याद रखिएगा ये कहाँ का है, तो थाई पूसम जो है ये तमिलनाडु का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें गाइस कि जो आपका जो है पोंगल जो है गाइस ये कब मनाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा पोंगल जो है ये आपका कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा पोंगल जो है ये जनवरी में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। पोंगल जो है ये कब मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, जनवरी में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस पोंगल जो है ये कब मनाया जाता है, जनवरी में मनाया जाता है। दीपावली जो है ये आपका कब मनाया जाता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। दीपावली जो है ये आपका नवंबर में मनाया जाता है, अक्टूबर या फिर नवंबर में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसका जो है आपका थाई पूसम की अगर बात करें गाइस, तो ये जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो है कब मनाया जाता है, तो थाई पूसम जो है गाइस याद रखिएगा। थाई पूसम जो है ये आपके पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तमिलनाडु का जो है ये फेस्टिवल जो है ये कब मनाया जाता है, थाई पूसम, तो याद रखिएगा थाई पूसम जो है ये पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। थाई पूसम जो है ये कब मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। थाई पूसम जो है ये पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थाई पूसम जो है ये कब मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। थाई पूसम जो है पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि देश में माल परिवहन के लिए निम्न में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। तो आपको बताना है कि देश में माल परिवहन के लिए सबसे बड़े माध्यम के रूप में कौन प्रयुक्त होता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रेलवे, ऑप्शन बी नौ परिवहन सेवा, ऑप्शन सी बस, या ऑप्शन डी वायु सेवा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देश में माल परिवहन के लिए सबसे बड़े जो माध्यम का प्रयुक्त है गाइस, ये आपको याद रखना है, वो है रेलवे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत का मैग्ना कार्टा भारतीय संविधान के किस भाग को कहा जाता है। तो आपको बताना है कि भारत का मैग्ना कार्टा जो है ये भारतीय संविधान के किस भाग को कहा गया। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भाग 4 को, ऑप्शन बी भाग 3 को, ऑप्शन सी भाग 2 को, या ऑप्शन डी भाग 4 के ए को। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारत का मैग्ना कार्टा जो है ये भाग 3 को कहा गया। अगर हम भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में आपका कौन सा है गाइस, फंडामेंटल राइट, यानी कि जो है भाग 3 में आपका कौन सा है गाइस, आप सभी को पता होगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है ये संविधान के किस भाग में गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। मौलिक अधिकार जो है ये संविधान के जो है कौन से भाग में, तो याद रखिएगा भाग 3 में है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि मौलिक अधिकार में जो है ये आपका किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार जो है ये आपके 12 से 35 तक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये संविधान के अनुच्छेद किस तक, भाग 3 के किस आर्टिकल तक है, तो 12 से 35 तक आपका मौलिक अधिकार है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गाइस, पहले जो है मौलिक अधिकार कितना था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले जो मौलिक अधिकार था वो 7 था, ये आपको ध्यान रखना। और अभी मौलिक अधिकार वर्तमान में कितना है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है वो 6 है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितना है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 6 है। जो कि आपका एक अधिकार हटा दिया गया है, जो कि आपका संपत्ति का अधिकार था, उसे हटा दिया गया है। आपको याद रखना है 44वां संविधान संशोधन 1900 जो है, आपको यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रखे। जो आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है आपका संपत्ति का अधिकार जो है, ये आपको ध्यान रखना है। संपत्ति के अधिकार को जो है हटा दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, इसलिए वर्तमान में 6 अधिकार है, ये आपको ध्यान रखना है। 44वां संविधान संशोधन की बात करें, ये कब हुआ था, तो 1978 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो गाइस भाग 4। भाग 4 में जो है ये आपका क्या है गाइस, तो ये आप सभी को पता होगा। भाग 4 में जो है जो कि आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, ये आपको ध्यान रखना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये किसमें है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है गाइस, ये आपको याद रखना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये किसमें है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये संविधान के भाग 4 में है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस
कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये किस आर्टिकल में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है और 36 से लेकर 51 तक जो है ये आपका जो है याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद भाग 2 की अगर बात करें, भाग 2 में जो है ये आपका क्या है, तो ये आपको याद रखना है नागरिकता। नागरिकता जो है ये संविधान के किस भाग में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नागरिकता जो है ये संविधान के भाग 2 में है, ये आपको ध्यान रखना है। और नागरिकता जो है ये किस आर्टिकल तक है, तो 5 से लेकर 11 तक, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें गाइस भाग 4 के क में गाइस, तो याद रखिएगा भाग 4 के ए में जो है ये आपका क्या है गाइस, तो ये आपको याद रखना है मौलिक कर्तव्य है, ये आपको ध्यान रखना है। भाग 4 के ए में जो है ये आपका क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है मौलिक कर्तव्य है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है। तो आपको बताना है कि राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में जो है उल्लेख किया हुआ है। तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 216 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 153 में, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 213 में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 213 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 213 में जो गाइस ये क्या है, तो राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है ये अनुच्छेद 213 में है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस अनुच्छेद 216 में। अनुच्छेद 216 में जो है ये क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान जो है ये किसमें है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान जो है ये किसमें है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 216 में है, ये आपको ध्यान रखना है। उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान, तो ये आपको याद रखना है कि उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान जो है ये किसमें है, इससे आपको याद रखना है। उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 216 में है, ये आपको ध्यान रखना है। उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान जो है ये किसमें है, इससे आपको ध्यान रखना है। उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 216 में है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद जो है 243 की बात करेंगे, अनुच्छेद 243 में जो है ये क्या है, तो पंचायतों का जो उल्लेख किया गया है ये किसमें किया गया है, इससे आपको ध्यान रखना है। पंचायतों का जो उल्लेख किया गया है इसे आपको ध्यान रखना है, ये किसमें किया गया, तो पंचायतों का जो उल्लेख किया गया है इसे आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 243 में किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। पंचायतों का उल्लेख जो है ये किसमें किया गया है, इसे आपको ध्यान रखना है। पंचायतों का जो उल्लेख किया गया है ये अनुच्छेद 243 में किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गाइस हम बात करते हैं अनुच्छेद 153 में। अनुच्छेद 153 में जो है ये किसका उल्लेख किया गया है, इसे आपको याद रखना है। अनुच्छेद 153 में जो है राज्यपाल का जो है उल्लेख किसमें मिलता है, इसे आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल का जो उल्लेख जो है ये किसमें किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल का जो उल्लेख किया गया ये अनुच्छेद 153, राज्यपाल का जो है उल्लेख किसमें किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल का जो उल्लेख किया गया ये अनुच्छेद 153 में कहा किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं। तो आपको बताना है कि एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं। तो आपके ऑप्शन है हेलो एंजाइम, ऑप्शन बी आइनोसो एंजाइम, ऑप्शन सी एपो एंजाइम, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है एपेनो एंजाइम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एपो एंजाइम जो है एंजाइम के प्रोटीन भाग को कहते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देता कि एंजाइम के गाइस यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देता आपको क्या, कि एंजाइम के अप्रोटीन भाग को क्या कहते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दोनों प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभी एंजाइम के प्रोटीन भाग को और कभी कभी पूछ देता है कि एंजाइम के अप्रोटीन भाग को जो है ये क्या कहा जाता है। तो आपको प्रश्न में आपको को कमेंट करके बताना है गाइस कि एंजाइम के अप्रोटीन भाग को क्या कहते हैं। तो अगर आप सभी को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो इसको याद रखिएगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये जो है एंजाइम के अप्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, तो एंजाइम के अप्रोटीन भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एंजाइम के अप्रोटीन भाग को कहते हैं। जो आपको याद रखना है ये क्या कहते हैं, तो ये आपको याद रखते हैं सहकारक। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, तो एंजाइम के अप्रोटीन भाग को कहते हैं सहकारक, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सहकारक जो है ये एंजाइम के अप्रोटीन भाग को कहते हैं और प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको जो है आप नोट कर लीजिएगा कि एंजाइम के अप्रोटीन भाग को जो है क्या कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंजाइम के अप्रोटीन भाग को कहते हैं सहकारक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यकृत द्वारा निकलने वाले बाइल जूस का क्या काम होता है। तो आपको बताना है कि यकृत के द्वारा जो जूस निकलने वाला जो है बाइल जूस, उसका क्या काम है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यह भोजन को क्षारीय बनाता है, ऑप्शन बी यह भोजन को अम्लीय बनाता है, ऑप्शन सी यह भोजन को तोड़ता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यकृत के द्वारा जो जूस निकलता है बाइल जूस, इसका क्या काम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसका जो काम होता है, ये भोजन को क्षारीय बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाइल जूस कहाँ से निकलता है guys? ये आपको ध्यान रखना है, यकृत के द्वारा निकलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किस प्रकार की पर्वत श्रेणी के अंतर्गत सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला आता है। तो आपको बताना है कि किस प्रकार की पर्वत श्रेणी के अंतर्गत सतपुड़ा पर्वत आता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्लॉक पर्वत, ऑप्शन बी वलित पर्वत, ऑप्शन सी अवशिष्ट पर्वत, या ऑप्शन डी संचित पर्वत। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ब्लॉक पर्वत के अंतर्गत जो है आपका कौन कौन सा पर्वत आता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ब्लॉक पर्वत के अंतर्गत जो है ये आपका सतपुड़ा जो है, ये किस पर्वत के अंतर्गत आता है, किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। तो याद रखिएगा सतपुड़ा जो है ये आता है, ये आपके ब्लॉक पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसके बाद आपको एक और याद रखना है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। विंध्यन पर्वत, विंध्यन पर्वत जो है गाइस, ये आपको याद रखना है। विंध्यन पर्वत जो है ये किसके अंतर्गत आता है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। ये भी जो है आपका भारत का दो पर्वत आपको याद रखना है जो कि ब्लॉक पर्वत श्रेणी में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम सतपुड़ा की बात करें गाइस, यहाँ पे आपको सतपुड़ा से क्या याद रखना है, सतपुड़ा जो है गाइस ये आपको याद रखना है, ये नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है कि सतपुड़ा जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये किस नदी के बीच स्थित है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि सतपुड़ा जो है गाइस, यहाँ पे आपको नोट कर लेना है। सतपुड़ा जो है ये किसके बीच स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सतपुड़ा जो है ये नर्मदा और ताप्ती के बीच स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। सतपुड़ा जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये नर्मदा और ताप्ती के बीच स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती के बीच जो है कौन सा पर्वत स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। नर्मदा और ताप्ती के बीच जो है ये आपका सतपुड़ा स्थित है। और विंध्यन जो है ये किन दो नदियों के बीच स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। विंध्यन जो है ये आपको याद रखना है, ये नर्मदा और महानदी जो है ये आपको याद रखना है। विंध्यन जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, नर्मदा और महानदी के बीच स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नर्मदा और महानदी के बीच जो है ये प्रश्न पूछा जाता है गाइस, याद रखिएगा। नर्मदा और महानदी के बीच जो है ये कौन सा पर्वत स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। नर्मदा और महानदी के जो बीच जो है ये कौन सा पर्वत है, तो याद रखिएगा नर्मदा और महानदी के बीच जो स्थित है ये आपको याद रखना है, कौन सा पर्वत है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। विंध्यन पर्वत स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सतपुड़ा और विंध्यन जो है ये आपका ब्लॉक पर्वत है। वलित पर्वत भी याद रखिएगा गाइस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वलित पर्वत में जो है आपका कौन कौन सा वलित पर्वत हो जाएगा, तो याद रखिएगा हिमालय। हिमालय जो है आपका कौन सा पर्वत है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है गाइस, याद रखिएगा। हिमालय जो है ये आपका एक वलित पर्वत है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस, हिमालय के बाद आपको कौन सा याद रखना है गाइस, आपका जो है अरावली। अरावली भी जो है गाइस याद रखिएगा, ये कौन सा पर्वत है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। हिमालय हो गया, अरावली हो गया, ये सब आपको याद रखना है कौन सा पर्वत है, ये आपका अरावली पर्वत है। उसके बाद आपको अरावली जो है ये सब आपका वलित पर्वत है। उसके बाद अरावली के बाद जो है आपका इंडीज हो गया, ये भी आपका एक वलित पर्वत है। इंडीज के बाद जो है गाइस आपको याद रखना है आल्पस। आल्पस भी जो है गाइस याद रखिएगा, ये भी आपको याद रखना है, ये कौन से पर्वत है गाइस, तो ये याद रखिएगा आल्पस जो है ये भी आपका एक वलित पर्वत है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर माता टीला बांध स्थित है। तो आपको बताना है कि माता टीला बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नर्मदा नदी पर, ऑप्शन बी माही नदी पर, ऑप्शन सी बेतवा नदी पर, या ऑप्शन डी चंबल नदी पर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बेतवा नदी पर आपका कौन सा बांध स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। माता टीला बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये जो है आपके बेतवा नदी पर है। उसके बाद अगर आपसे राज्य पूछे कि माता टीला बांध जो है ये किस राज्य में है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे राज्य पूछता है गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है। माता टीला बांध जो है ये आपका किस राज्य में है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश की किस नदी पर है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी पर है। और बेतवा नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी कौन सी है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। बेतवा नदी जो है गाइस याद रखिएगा ये यमुना की सहायक नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यमुना की सहायक नदी कौन सी है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। यमुना की सहायक नदी जो है ये आपकी बेतवा नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, कि यमुना की सहायक नदी है। उसके बाद हम बात करते हैं गाइस आपके जो है इस माताटीला बांध से रिलेटेड। तो अब बात करते हैं कि इसमें आपको अगला पॉइंट क्या याद रखना है। इसमें आपको अगला पॉइंट ये याद रखना है कि इसका जो है निर्माण कब शुरू हुआ। तो इसके अगर निर्माण जो है यहाँ पे आपको यह भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका निर्माण कब शुरू हुआ, और दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछ सकते हैं कि इसका निर्माण जो है पूरा कब हुआ। तो अगर निर्माण से रिलेटेड बात करेंगे गाइस, तो यहाँ पे बात करेंगे कि निर्माण जो है इसका शुरू कब हुआ और इसका जो है समाप्त मतलब कि पूर्ण कब हुआ। तो सबसे पहले अगर निर्माण जो है शुरू की बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है इसका जो निर्माण शुरू हुआ था ये कब हुआ था। तो गाइस याद रखिएगा 1958 में जो है इसका जो है निर्माण शुरू हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। 1958 में निर्माण शुरू हुआ, और उसके बाद आपको याद रखना है कि 1971 में जो गाइस याद रखिएगा 1971 में जो है गाइस ये आपको याद रखना है ये पूर्ण हुआ, ठीक है। 1971 में जो है शुरू हुआ और 1971 में जो है पूर्ण हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इतना पॉइंट याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि जो माता टीला बांध है गाइस, यहाँ से अगर हम बात करें माता टीला बांध से जो है दो पॉइंट और याद रखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी ऊंचाई के बारे में और इसकी लंबाई के बारे में, ठीक है। तो माता टीला बांध की जो है ऊंचाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। माता टीला बांध की जो ऊंचाई है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है 25 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। माता टीला बांध की जो है ऊंचाई कितनी है, तो याद रखिएगा माता टीला बांध की जो ऊंचाई है ये 25 मीटर है। उसके बाद हम बात करते हैं गाइस माता टीला बांध की जो है ऊंचाई के बाद हम बात करेंगे लंबाई की। इसकी जो है लंबाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। माता टीला बांध की जो लंबाई है ये 1600 मीटर इसकी लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है। माता टीला बांध की जो है लंबाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1600 मीटर जो है माता टीला बांध की जो है लंबाई है। माता टीला बांध से गाइस आपको इतना पॉइंट याद रखना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर नर्मदा नदी के बारे में बात करें, तो नर्मदा नदी में जो है आपका सरदार सरोवर बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सरदार सरोवर बांध जो है ये आपके नर्मदा नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। सरदार सरोवर बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। सरदार सरोवर बांध जो है गाइस याद रखिएगा नर्मदा नदी पर स्थित है। अगर हम बात करें कि सरदार सरोवर बांध जो है ये किस राज्य में है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है गुजरात में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं चंबल नदी, चंबल नदी पर आपका कौन सा बांध है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि चंबल नदी पर जो है आपका बांध है ये आपका गांधी सागर बांध जो है ये किस नदी पर है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। गांधी सागर बांध जो है ये आपके चंबल नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। गांधी सागर बांध जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। गांधी सागर बांध जो है ये आपके चंबल नदी पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी। तो आपको बताना है कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना जो है, प्रथम जनगणना आपसे पूछ रहा है ये किसके समय हुई थी गाइस, तो ये आपके ऑप्शन है लॉर्ड लिटन के समय, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन के समय, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो के समय, या ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन के समय। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम जनगणना जो हुआ था वो लॉर्ड मेयो के समय हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसी जगह आपसे क्वेश्चन क्या पूछता कि जो है भारत की पहली संपूर्ण जनगणना अगर आपसे पूछता कि जो है पहली संपूर्ण जनगणना जो है कब हुई थी, तो यहाँ पे आपको प्रथम जनगणना पूछा था, जो कि मैं पहले ही आपको बताई थी कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रथम जनगणना। लेकिन अगर आपसे पूछ देता है कि भारत की पहली पहली संपूर्ण जनगणना जो है ये किसके कार्यकाल में हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर संपूर्ण जनगणना की बात करते हैं गाइस, तो ये आपको याद रखना है लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। संपूर्ण जनगणना जो हुआ था ये कब हुआ था गाइस, तो भारत में पहली संपूर्ण जनगणना जो हुआ था ये किस कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पहला कि ये जो है ये रिपन के समय हुआ था, ये ध्यान रखना है। ये किसके समय हुआ था, रिपन के समय, और कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1881 में हुआ था लॉर्ड रिपन के समय, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रिपन के समय हुआ था और 1881 में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है गाइस, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड मेयो के समय जो जनगणना हुई थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड मेयो के समय जो जनगणना हुई थी ये कब हुई थी गाइस, तो आपको ध्यान रखना है 1872 में जनगणना हुई थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड मेयो के समय जो जनगणना हुई थी ये कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1872 में जो है ये जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के समय, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है गाइस, हर 10 वर्ष में जो गाइस आपको याद रखना है, हर 10 वर्ष में जो है एक बार जनगणना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। हर 10 वर्ष में जो गाइस याद रखिएगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो हर 10 वर्ष में जो है गाइस याद रखिएगा एक बार जनगणना होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस पॉइंट को आपको याद रखिएगा, जिससे आपको जो है कभी भी अगर जनगणना पूछे तो ये आप ये कर सकते हैं। हर 10 वर्ष में जो है एक बार जनगणना होता है, जबकि जो जनगणना होना था 2021 में होना था गाइस, जो आप सभी को पता होगा, जो कोविड की वजह से जो है ये जनगणना नहीं हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा हर 10 वर्ष में एक बार जनगणना होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि जल में तैरना न्यूटन गति के किस नियम के कारण संभव है। तो आपको बताना है कि जल में तैरना जो है ये न्यूटन गति के किस नियम के कारण संभव है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रथम नियम, ऑप्शन बी द्वितीय नियम, ऑप्शन सी तृतीय नियम या ऑप्शन डी ये सभी। सो गाइस इसका जो करेक्ट ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। ये आपको ध्यान रखना है, जल में तैरना जो है ये तृतीय नियम होता है गाइस। ये आपको ध्यान रखना है, न्यूटन का तृतीय नियम है। और तृतीय नियम को ही कौन सा नियम कहते हैं गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है, तृतीय नियम को ही क्रिया प्रतिक्रिया नियम जो है ये किसे कहते हैं गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम जो है ये न्यूटन के तृतीय नियम को कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम जो है ये न्यूटन का कौन सा नियम होता है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, न्यूटन का तृतीय नियम है। प्रथम नियम की अगर बात करें गाइस तो जड़त्व का नियम जो है ये न्यूटन का कौन सा नियम कहलाता है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जड़त्व जड़त्व का नियम जो है ये न्यूटन का कौन सा नियम कहलाता है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है, जड़त्व का नियम जो है ये न्यूटन का कौन सा नियम कहलाता है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है, जड़त्व का नियम जो है ये न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है, न्यूटन के प्रथम नियम को कौन सा नियम कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, न्यूटन के द्वितीय नियम को जो है क्या कहते हैं, संवेग का नियम कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, न्यूटन का द्वितीय नियम जो है कौन सा नियम कहलाता है, तो संवेग का नियम भी कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है, तो संवेग का नियम जो है ये न्यूटन के द्वितीय नियम को भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी। तो ये आपको बताना है कि प्रथम विद्युत ट्रेन जो है ये कब चली थी। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1925 में, ऑप्शन बी 1927 में, ऑप्शन सी 1828 में या ऑप्शन डी 1926 में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो है आपका जो है 1925 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम विद्युत ट्रेन जो है ये कब चली थी, 1925 में चली थी। और ये जो प्रथम विद्युत ट्रेन जो है ये कहाँ से कहाँ तक चली थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो चली थी ये बॉम्बे वीटी से चली थी। ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है ये कहाँ से चली थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम विद्युत ट्रेन जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ से चली थी, तो बॉम्बे वीटी से चली थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये जो ट्रेन है ये कहाँ से चली थी, बॉम्बे वीटी से चली थी। आपको ध्यान रखना है, बॉम्बे वीटी से ये कहाँ तक चली थी ये ट्रेन, तो याद रखिएगा बॉम्बे वीटी से जो है ये आपको ध्यान रखना है कुर्ला हार्बर के बीच जो चली थी ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा कुर्ला हार्बर के बीच में जो है ये चली थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है ये आपको ध्यान रखना है, कुर्ला हार्बर के बीच चली थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और कब चली थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1925 में चली थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से इतना पॉइंट आपको याद रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस, प्रथम विद्युत ट्रेन जो चली थी गाइस ये आपको याद रखना है, उस समय के जो है गवर्नर कौन थे गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो उस समय के जो गवर्नर थे गाइस ये आपको ध्यान रखना है, उस समय के गवर्नर कौन थे, तो ये आपको ध्यान रखना है लेस्ली थे, ठीक है। उस समय के गवर्नर जो है ये कौन थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि उस समय के जो गवर्नर थे, जो प्रथम विद्युत ट्रेन चली थी उस समय के जो गवर्नर थे ये लेस्ली थे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेस्ली विल्सन थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर जो है पूछा ही जाता है गाइस। तो ये आपको याद रखना है 1925 में चली थी, बॉम्बे वीटी से कुर्ला हार्बर के बीच चली थी। गाइस याद रखिएगा बॉम्बे वीटी का जो है वर्तमान में क्या नाम है, तो ये आपको याद रखना है शिवाजी महाराज टर्मिनल जो है अब वर्तमान में है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि सल्तनत काल में फयाजिल का अर्थ था। तो आपको बताना है कि सल्तनत काल में फयाजिल का अर्थ क्या था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृषकों से की जाने वाली गैर जबरी वसूली, ऑप्शन बी आपसे कह रहा है अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त अनुदान, ऑप्शन सी आपसे कह रहा है इकतदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि, या ऑप्शन डी वेतन के बदले निर्धारित मालगुजारी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इकतदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि जो है ये आपको ध्यान रखना है फजालियत का अर्थ होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है फयाजील का अर्थ होता है, ठीक है। इकतदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया। तो भारत के राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख जो है ये संविधान के किस अनुच्छेद में, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 54 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 60 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 61 में या ऑप्शन डी अनुच्छेद 65।
सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख जो है ये किसमें, तो अनुच्छेद 60 में, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें गाइस कि शपथ का जो उल्लेख है ये किसमें है गाइस, आप सभी को पता होगा ये संविधान के किस अनुसूची में है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि शपथ का उल्लेख जो है ये संविधान के किस अनुसूची में, तो ये आपको ध्यान रखना है कि तीसरी अनुसूची में जो गाइस, ये आपको ध्यान रखना है ये किस अनुसूची में गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है तीसरी अनुसूची में जो है, ये आपको याद रखना है शपथ का उल्लेख है। लेकिन इसमें जो है तीसरी अनुसूची में जो है गाइस याद रखिएगा 3 लोगों के शपथ का उल्लेख नहीं है गाइस, याद रखिएगा तीसरी अनुसूची में जो है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि तीसरी अनुसूची में जो गाइस याद रखना है, तीसरी अनुसूची में जो है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है 3 लोगों के शपथ का उल्लेख नहीं है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें वो 3 लोग कौन-कौन से हैं, तो सबसे पहले आपको याद रखना है राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस जो आपके उपराष्ट्रपति हैं, इनका भी उल्लेख जो है तीसरी अनुसूची में नहीं है, इनके शपथ का उल्लेख जो है तीसरी अनुसूची में नहीं है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख जो है ये तीसरी अनुसूची में नहीं है। और तीसरा आपको याद रखना है राज्यपाल, इसका जो है तीसरी अनुसूची में भी नहीं है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें कि इन सभी का जो है, इन तीनों का जो है शपथ का उल्लेख किसमें है, जिसमें मैं आपका एक का बता चुकी हूँ कि राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख जो है ये किसमें है, तो ये आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 60 में जो है ये राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख है। अनुच्छेद जो है आपका जो है राज्यपाल के शपथ का उल्लेख जो है ये किस अनुच्छेद में है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 159 में जो है ये राज्यपाल के शपथ का उल्लेख है, ये आपको ध्यान रखना है। और उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख जो है ये किसमें, तो 69 में है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 3 लोगों का जो शपथ का उल्लेख है ये तीसरी अनुसूची में नहीं है गाइस, ये आपका जो है ये आपका अलग से है, इन्हीं के आर्टिकल में है 60 में, उसका है 69 यानी कि 69 में, और 169 में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें कि इसमें जो है राष्ट्रपति का महाभियोग जो है ये किसमें है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है गाइस ये अनुच्छेद 61 में, ये आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ये संविधान के किस आर्टिकल में, तो अनुच्छेद 61 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की है, तो निम्नलिखित में से सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की है गाइस, याद रखिएगा द्वितीय सिकंदर सानी की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम गाइस। कौन से सिकंदर सानी, द्वितीय सिकंदर सानी, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सिकंदर सानी की उपाधि जो है ये किसने धारण की है गाइस, तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। जो कि अलाउद्दीन खिलजी जो है ये किस वंश से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये आपके खिलजी वंश से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये किस वंश से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है खिलजी वंश से संबंधित है। अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल का, अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था ये कब से कब तक था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था ये आपका कब से कब तक था, तो 1200 गाइस याद रखिएगा 1296 से लेकर गाइस याद रखिएगा इसका शासनकाल कब से कब तक था, 1296 से लेकर 1316 तक जो है ये अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गाइस याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इसका एक आप याद रखिएगा जो कि अलाई दरवाजे का निर्माण जो है ये किसने करवाया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है अलाई दरवाजे का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ये आपको बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण कब करवाया था, ये आपको कमेंट करके बताना है, और ये आपका होमवर्क है गाइस। तो बताइए अलाई दरवाजे का निर्माण जो है ये किसने करवाया था, तो अलाई दरवाजे का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और आपको बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण कब कराया था, ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। तो गाइज आपका आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर जो सेट 36 था गाइज वो समाप्त होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, यहाँ से आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी दिक्कत हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड प्लीज गाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, धन्यवाद।